नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का समय है। घर की साफ़ सफाई करने के बाद या फिर सुबह उठते ही सबसे पहले मैं आती हूँ बालकनी में। तो आज मैं थोड़ा सा लेट आई यहाँ पर। सारा काम ख़त्म करने के बाद, नहा धोने के बाद ना, सूरज देखिए कैसे निकल रहा है। तो जो लोग मेरी तरह अपार्टमेंट में रहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि उनको भी ऐसा लगता है क्या कि अपार्टमेंट में लाइफ थोड़ी सी स्टक टाइप हो जाती है। कई बार घर से बाहर निकलने का मन करता है, कई बार मन करता है कि अपना भी एक गार्डन हो, अपनी एक छत हो जहाँ पर जाकर बैठे, मज़े लेकर चाय पिए, नाश्ता करें, खुली छत पे खटिया बिछाकर सोएं। तो उसका अपना ही एक मज़ा है। बेशक आपके घर में एसी वगैरह लगा हो, लेकिन खुली छत पे सोने के अपने बहुत फ़ायदे हैं और बहुत मज़ा भी आता है। पहले के टाइम में ये सब कितना होता था ना, आजकल तो सब कुछ एकदम अपार्टमेंट वाला सिस्टम मुझे पर्सनली पसंद नहीं है और मैं अपने लिए घर भी ना बंगलो टाइप ही ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है टिफ़िन मेरी फैमिली के लिए। तो आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। अगर आपके बच्चे सब्जी नहीं खाते तो इस रेसिपी में ना आप भर भर के सब्जी डालना, वो बड़े चाव से खाएंगे। तो मैं मेरे बच्चों को ना हफ्ते में एक बार ये वाली रेसिपी ज़रूर बना कर देती हूँ। उनको सब्जी खिलाने का मौका मैं बिल्कुल नहीं स्किप करती। बाय द वे, मैं यहाँ पर प्याज काट रही हूँ और इस सब्जी का एडवांस, ये जो रेसिपी है इसके एडवांस प्रेप आप कर सकते हैं एक दिन पहले। तो जो मैंने कल कर ली थी, अब मैं आपको बताऊँगी कि करना क्या है। तो मैंने सिर्फ प्याज नहीं काटा था एक दिन पहले, क्योंकि फ्रिज में सारी चीज़ों में फिर स्मेल होता है। तो प्याज हम सुबह सुबह ही कट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और मस्टर्ड ऑयल मैंने अच्छे से गरम कर लिया। इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज स्लाइसिस में कट करके डाला। बिल्कुल ऐसे काट के डालना, इसका अपना ही एक स्वाद आता है। सब्जियों में ना चॉपिंग बहुत मैटर करती है। हर सब्जी में, मतलब कुछ भी सब्जी आप बनाते हो तो चॉपिंग अलग तरीके से की जाती है। और यहाँ देखिए, मैंने पतली लंबी कटी हुई कुछ सब्जियां इसमें ऐड करी हैं और सारी सब्जियां सेम साइज़ की है, जैसे कि शिमला मिर्ची, प्याज, गाजर और कैप्सिकम। तो ये सारी सब्जियां हम ऐड करेंगे और मीडियम हीट पर 1 मिनट के लिए भूनेंगे। फिर डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1 टेबलस्पून शेजवान सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे डार्क सोया सॉस और 1 टेबलस्पून चीनी डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे, बिल्कुल चुटकी भर के, ताकि सब्जी में हल्का सा नमक जाए। उससे पहले मैंने डाला था यहाँ पर शेजवान वाला एक मसाला जो आता है ना, फ्राइड राइस मसाला आता है, वो मैंने डाला। इससे बहुत बढ़िया स्वाद आता है। एक्स्ट्रा कोई मसाला बिल्कुल ना डालें इसमें, यही मसाला डालेंगे और चावल बड़े बढ़िया बनते हैं। अब चावल आपको सुबह सुबह नहीं बनाने हैं, इस बात का खास ध्यान रखना है। एक दिन पहले आपको रात में ये राइस बनाने हैं और ढक्कन खोल कर रखना है। जब राइस बन जाए ना, तब ढक्कन खोल दीजिएगा, स्टीम वगैरह निकाल कर। अच्छे से राइस को फ्लफ करने के बाद आपको उन्हें एज इट इज़ रख देना है अपनी बालकनी में या फिर किचन में, कहीं पर भी। फ्रिज में बिल्कुल ना रखें, नहीं तो राइस हार्ड हो जाएंगे। और बस फिर सुबह आप ये चावल इस्तेमाल करना। एक दिन पहले बने हुए चावल के ये फ्राइड राइस या शेजवान राइस बड़े मज़े के बनते हैं। आप ट्राई करना। फ्रेश राइस से अगर आप बनाते हैं ना, तो वो स्वाद फिर बिल्कुल नहीं आएगा। एनीवेज, राइस बन चुके थे तो मेरे हस्बैंड बच्चों के टिफ़िन पैक कर रहे हैं और मेरा बेटा, उसको ये राइस पसंद नहीं है, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ यहाँ पर पराठे। तो आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि एक बच्चे को पराठा पसंद है, एक को रोटी। मेरे घर में यह सीन हमेशा होता है। इसलिए जब भी मैं कुछ बनाती हूँ ना टिफ़िन के लिए स्पेशली, तो ऐसा बनाती हूँ कि तीनों बच्चे प्यार से खा लें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों बड़े बच्चों का टिफ़िन अलग बनता है और मेरे बेटे का अलग। तो आज वही हुआ मेरे साथ। ऐसे में ना टाइम थोड़ा ज़्यादा जाता है, प्लस ऐसा लगता है कि 2-2, 3-3 चीज़ें बनानी पड़ रही हैं। और मेरे हस्बैंड को भी राइस कम पसंद है, पर हाँ, बड़े लोग क्या है एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो एडजस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि बड़े चूज़ी होते हैं बच्चे, नहीं मानते हैं। स्कूल में अगर आपको टिफ़िन देना है और आप ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी का कुछ उनको थमा देंगे तो गारंटीड वो नहीं खाने वाले हैं। इसलिए मैं यहाँ पर उसके लिए पराठे बना रही हूँ और मैं उसको पराठा दूँगी आज इस
दही के साथ ही देने वाली हूँ, क्योंकि सब्जी ऐसा सच मैंने कोई बनाई नहीं है और सब्जी में भी वो चूज़ी है, आलू की सब्जी ही खाता है, तो आई थॉट कि चलो उसे दही दे देते हैं। और बड़े बच्चों ने ब्रेकफास्ट में ये राइस ही खाया और मेरे बेटे ने पराठा और दही खाया। और अब मैं बना रही हूँ हस्बैंड के टिफ़िन, जिसके लिए मैं यहाँ पर खीरा कट कर लूँगी सैलेड में। बच्चों को मैंने फ्रूट्स में मैंगो और ग्रेप्स दिए थे आज और मैं खीरा यहाँ पर टेस्ट कर रही हूँ कि कड़वा तो नहीं है। कई बार बिना टेस्टिंग के मैं दे देती हूँ और जिस दिन मैं टेस्ट नहीं करती उस दिन 100% खीरा कड़वा ही निकलता है। मुझे लगता है कि हर घर में ऐसा ही होता है कि सबको सब कुछ पसंद नहीं आता। हस्बैंड को कुछ पसंद है, बच्चों को कुछ पसंद है, लेकिन सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है कि ऐसा मन करता है कि जो भी बना है सब वही खा लें, तो लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है। बाय द वे मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ हस्बैंड का। उन्हें पसंद आते हैं ये राइस कभी कभी और मन मार के खा लेते हैं। उनको लगता है कि मुझे परेशान ना करें, जो भी बना है वो दे दे। कभी कभी वापस भी ले आते हैं, तो मैं उनको ना दही दे रही हूँ उसके साथ। कभी कभी रायता भी बना देती हूँ और मीठे में मैं डेट्स दे रही हूँ, कभी मैं फ्रूट्स देती हूँ उनको फ्रेश। कभी भी मिठाई या लड्डू या ये सब मैं नहीं बनाती हूँ, ना मेरे घर में कोई मीठा लवर है ऐसा। गुलाब जामुन मेरे घर में पसंद किए जाते हैं, वो मैं बनाती हूँ, बाकी और कोई मिठाई ऐसा सच मैं नहीं बनाती। और ज़्यादा मीठा खाने में कोई फ़ायदा भी नहीं है, बेटर है फ्रूट्स खाओ मीठे की जगह। तो सैलेड रख दिया मैंने, दही दे दी, राइस दे दिया और एक नैपकिन भी रख दिया और ये हो गया उनका टिफ़िन तैयार। तो वो अपनी पूजा पाठ में लगे हुए हैं। और वो जो रोटी साइड में रखी है ना, पराठा, वो गाय का पराठा है, गाय के नाम से निकलता है मेरे घर में। अपनी पूजा पाठ के बाद वही हस्बैंड ही मतलब इस पराठे को बाहर रखेंगे बालकनी में। और अब मैं बना रही हूँ चाय यहाँ पर, साथ में मैं बनाऊँगी उनके लिए पराठे। तो जब वो पूजा करते हैं ना तभी मैं चाय रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, तो धीमी धीमी आंच पर चाय बनती है और साथ में मैं उनके पराठे भी बना देती हूँ। मेरे हस्बैंड का रेगुलर ब्रेकफास्ट जो है वो पराठा ही है। उन्हें पोहा, इडली, डोसा ये सब पसंद नहीं आता। लाइक कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि आपको कभी भी खिला लो, आपका मतलब मन नहीं भरेगा। तो ये पराठे मेरे हस्बैंड के ऑल टाइम फेवरेट हैं, वो भी प्लेन पराठे। स्टफिंग वाले पराठे वो आलू और मूली के ही खाते हैं, बाकी नॉर्मल डेज़ में, रेगुलर डेज़ में उनको सिंपल पराठा विद चाय चाहिए और कुछ अचार वगैरह भी नहीं चाहिए, सिर्फ पराठा और चाय, और वो बड़ा खुश होकर खाते हैं। और आज मेरी चाय निकल गई थी गैस के ऊपर, तो मेरा बढ़ चुका था काम। तो मैंने सोचा चलो डीप क्लीनिंग इसकी कर लेते हैं, हफ्ते में एक बार हो ही जाती है। कभी कभी अनजाने में चाय दूध निकल गया तो फिर उस दिन तो होती ही है, लेकिन अगर ना भी निकले तो भी मैं वीकली इसकी क्लीनशिप करती हूँ। आपके साथ भी शेयर करूँगी कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स, आपको फ़ायदा होगा। कई बार हमारे जो बर्नर्स हैं उनकी बगल में ना लाल लाल स्पॉट्स पड़ जाते हैं, बिल्कुल छूटते नहीं हैं वो। तो आप ना ये लोहे वाला जो स्क्रबर होता है बर्तन वाला, इसे ले लेना और इसको ना इंसर्ट करना है आपको किसी नाइफ वगैरह में, किसी स्पून में, और सारा जो ये लाल लाल स्पॉट्स है ना वो निकल जाएंगे। और देखिए कई बार ऐसे ऐसे छोटे छोटे जगह में कुछ डार्क से दाग हो जाते हैं, कुछ फंस जाता है जो निकलता नहीं है, काफ़ी हार्ड होता है। तो मैं पिलर की ना आगे वाली एज से निकालती हूँ, बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। देखो इस तरीके से बिल्कुल क्लीन हो जाता है बर्नर, एकदम नए जैसा। ये देखिए यहाँ पर भी काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है। आप ब्रश ले सकते हैं, एक टूथब्रश मैंने क्लीनशिप के लिए बनाया हुआ है, एक दूसरा ब्रश बनाया हुआ है, एक ये लोहे वाला स्क्रबर है मेरे पास, और कुछ कपड़े कॉटन के कपड़े हैं जो बहुत हेल्प करते हैं क्लीन करने में। तो मेक श्योर कि आपका जो कपड़ा है ना वो कॉटन का हो, और प्यार से धीरे धीरे आपको ये लोहे वाला स्क्रबर घसना है, और ये जो पिलर है ये भी धीरे धीरे घुमाना है। और जो ब्लैक वाली साइड है ना हमारे कुकटॉप के ऊपर, यहाँ पर आपको ये लोहे वाला स्क्रबर नहीं घुमाना है, नहीं तो निशान आ जाएंगे। बस जो स्टील वाला पार्ट है जहाँ पर अभी मैं क्लीनशिप कर रही हूँ, यहीं पर आपको ये स्क्रबर घसना है। क्लीनशिप करने से पहले नींबू एक ले लीजिएगा, और जो आपके दाग होते हैं, जो चिकनाई वगैरह होती है, जो स्मेल भी कई बार आती है, वो सब नींबू से चले जाते हैं। तो पहले मैंने नींबू से घिसाई कर दी थी सारे कुकटॉप की, फिर मैंने रेगुलर बर्तन करने वाला जो साबुन होता है उसी से मैंने इसकी सफाई कर दी है, उसी से मैं करती हूँ, अच्छे से हो जाती है। और अब मैंने अपने इस ये जो पिलर है इसमें ये लोहे वाला स्क्रबर थोड़ा सा अंदर इंसर्ट करके इसी से मैंने सारे कोने इसके क्लीन कर दिए हैं। आप गर्म पानी का इस्तेमाल करिए, नींबू का इस्तेमाल करिए और कॉटन का कपड़ा रखिए
और ये लोहे वाला स्क्रबर। और सबके अपने अपने तरीके होते हैं, हो सकता है आपके पास और भी बढ़िया आइडियाज़ हों इसे क्लीन करने के, मुझे बताना ज़रूर। अगर कोई टिप मुझे मिलेगी तो मेरे लिए भी फ़ायदा होगा। तो मैं कुकटॉप के साथ साथ ये सारा काउंटर टॉप, पूरी दीवार वगैरह सब क्लीन कर दूंगी। वैसे तो रेगुलर बेसिस पे मैं क्लीन करती हूँ, लेकिन कई बार ना सब्ज़ी बनाते हुए छींटे वगैरह लगते हैं और तेल वगैरह तो निकल ही जाता है, तो फिर मैं अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो बहुत बढ़िया तरीके से आज हो जाएगी इसकी सफाई, फिर हफ्ते भर को फुर्सत हो जाएगी मुझे। और ये देखिए बर्नर तो क्लीन हो गए। अब ये जो नीचे के है ना इसकी नोब, इसे क्लीन करने के लिए क्या करना है आपको, मैं तो ये जो पिलर है इसको हल्का सा प्रेस करके इसको पुश करती हूँ तो ये तीनों नोब निकल जाएंगे। और यकीन मानिए इनमें इतनी गंदगी होती है हमें पता ही नहीं होता। आप ध्यान से देखेंगे, देखिए कितनी गंदगी है, सूखा आटा और पता नहीं क्या क्या मसाले में, जीरा वगैरह भी कई बार इसमें फंस जाता है। तो आपको ये वाला ब्रश लेना है, बहुत बढ़िया ब्रश है ये। टूथब्रश से ये काम नहीं होता जो ये ब्रश करता है। इसके ना ये जो इसके जो ये दांत जैसे हैं, ये काफ़ी ब्रश जो है बेसिकली काफ़ी हार्ड है, तो अच्छे से क्लीन करता है। और जो हमारा रेगुलर टूथब्रश होता है वो सॉफ्ट होता है, उससे ये काम नहीं होगा। तो इसके दांतों को ना अच्छे से घिस दीजिएगा, थोड़ा सा साबुन लगाकर एकदम क्लीन हो जाएगा। फिर कॉटन के कपड़े को ना अपनी फिंगर के अंदर डालकर धीरे धीरे घुमाएंगे ना आप, एकदम क्लीन हो जाएंगे नए जैसे। और ऐसे ये नोब भी आपको अंदर से क्लीन करनी है। तो जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं कुकटॉप को साफ़ करने के तो मुझे ज़रूर बताना। मेरे पास जो आइडियाज़ है वो मैंने शेयर करे हैं, हो सकता है आपको हेल्प मिले। बस इसमें आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। नींबू का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, गर्म पानी ले लीजिएगा। और जो इसके ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आपको स्क्रबर नहीं घसना है, प्लास्टिक वाला स्क्रबर इस्तेमाल करिएगा यहाँ पर, लोहे वाला बिल्कुल ना करें, नहीं तो ये कुकटॉप ख़राब हो जाएगा। तो मेरा कुकटॉप हो चुका है बिल्कुल क्लीन। और एक कॉटन के कपड़े से सबसे लास्ट में अच्छे से धोने के बाद मैं इसको करूँगी अच्छे से साफ़। एकदम ड्राई कर लिया है मैंने, पूरा क्लीन कर लिया। अच्छे से क्लीन करने के बाद ना आप महसूस करेंगे बड़ी अच्छी खुशबू भी आएगी आपको, और ऐसा लगेगा जैसे नया कुकटॉप आया हो। और मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी मैं कोई चीज़ क्लीन करती हूँ ना, उसको कई बार जाके देखती हूँ कि वाह कितना अच्छा लग रहा है, एकदम नए जैसा। आप लोगों को भी ऐसा लगता है क्या? कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पर ये साफ़ हो गया। अब इसको ना तीनों चूल्हों को एक बार जला देंगे, थोड़ा सा ये देख लेंगे कि पानी वगैरह तो नहीं गया अंदर। अच्छे से 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इनको ऑन करके रखिएगा, तो अच्छे से बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो सारी सफाई करने के बाद ना एक बार ज़रूर ऑन करिएगा। और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। और साइड में ना बहुत सारे बर्तन पड़े हैं जो मुझे वॉश करने हैं। अभी सारी चीज़ें दिखाने लग जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप कैसे करते हैं सफाई ये भी मुझे लिख के ज़रूर बताना। और व्लॉग में कुछ भी पसंद आता है थोड़ा सा भी आपको, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। ये देखिए क्या हालत है किचन की। तो बस अभी इसे क्लीन करना है मुझे। कुकटॉप तो बिल्कुल नए जैसा हो गया है मेरा। तो आप भी अपने घर में इस तरीके से साफ़ करना, एकदम नए जैसा हो जाएगा। और वीडियो को ना शेयर भी ज़रूर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो इंटरेस्टेड रहते हैं डीप क्लीनिंग में या आइडियाज़ में, हैक्स में, उनके साथ शेयर ज़रूर करना, तो सभी को फ़ायदा होगा। फिर कुछ भी ख़राब लगता है तो भी कमेंट सेक्शन में लिख। अभी आपने देखा कि मैं पोछा लगा रही थी, आपने मुझे देखा। एक्चुअली मैं छोटा सा वीडियो आपके साथ ना इसलिए ये क्लिप स्पेशली शेयर कर रही हूँ क्योंकि नाउअडेज ना आई एम गेटिंग लोड्स ऑफ क्वेश्चंस कि आप अपना हेल्थ कैसे मेंटेन करते हो। तो बस वही बताऊंगी। देखो फ्रेंड्स, हम सभी अपने घर का काम करते हैं। मैंने देखा है मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं, मतलब कुछ जानने वाले ऐसे हैं कि दे आर नॉट डूइंग देयर हाउस होल्ड वर्क, यू नो, घर का काम नहीं करते हैं वो लोग, लेकिन जिम जाते हैं और जिम जाकर फिटनेस मेंटेन करते हैं कि हमें तो बॉडी बनानी है, फिट रहना है, स्लिम दिखना है, लेकिन घर का काम नहीं करना है क्योंकि वो यू नो उनके
अगेंस्ट है वो कि मैं घर का काम नहीं करूंगी, भाई ये मेरे स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है एक्चुअली। तो बहुत सारे लोग हैं जानने वाले, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा। मैं आपको बताऊं, मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी मेरी 16.5 साल की है, सी इज इन 12th स्टैंडर्ड। छोटे वाली बेटी मेरी 13 ईयर्स की हो चुकी है, फेब में उसका बर्थडे था और वो 9th स्टैंडर्ड में है। और मेरा बेटा 3rd स्टैंडर्ड में आया है, वो अभी जुलाई में 8 साल का हो जाएगा। मेरे तीनों बच्चे नॉर्मल डिलीवरी हुई थी मेरी। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि तीनों बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं। तीनों का वेट 4 kgs था, 3.8, 3.9 और मेरा बेटा एग्जैक्ट 4 किलो का हुआ था, 4 kgs का। तीनों की डिलीवरी एकदम नॉर्मल और मेरा ब्लड ग्रुप O नेगेटिव। हेल्थ इश्यूज मुझे बहुत रहे हैं शुरुआत से ही, हीमोग्लोबिन की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती थी मुझे। डॉक्टर ने मुझे बस एक ही बात बोली थी जब मैंने फर्स्ट टाइम कंसीव किया था कि आप अपने घर का काम करते रहना, अगर आपको। तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद मैंने बैठ के पोछा लगाना शुरू कर दिया। मुझे बस यही था कि मेरा बच्चा जो है नॉर्मल होना चाहिए। मुझे सी सेक्शन से बहुत ही ज़्यादा टेंशन आता था सुन के ही। और सी सेक्शन तो हो जाता है लेकिन लाइफ टाइम पेन रहता है। और नॉर्मल डिलीवरी में क्या है, एक बार का थोड़ा सा पेन है लेकिन लाइफ टाइम आप कैसे भी कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, बॉडी में कोई भी तकलीफ नहीं होती है। तो बेसिकली मैं लगाती हूँ अपने पूरे घर में बैठ के पोछा, झाड़ू भी मैं खुद लगाती हूँ। मेरे हस्बैंड ने एक बार सोचा कि चलो मोप लेकर आते हैं, खड़े होके पोछा लगा लेगी तो ज़्यादा इजी होगा। और मैंने जब खड़े होके पोछा लगाया, मेरी बैक में इतने ज़्यादा इश्यूज हो गए, बैकएक की दिक्कत मुझे होने लगी। आप ना ये ऑब्जर्व करना, जब आप खड़े होके पोछा लगाते हैं आपकी बैक पे कितना प्रेशर पड़ता है। एक अलग तरह का पोस्चर आ जाता है जिसकी वजह से बैकएक में बहुत इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि बैठ के पोछा लगाइए, बिल्कुल जैसे मैंने आपको दिखाया। इससे ना आपके स्टमक पे प्रेशर पड़ेगा आपके घुटनों की वजह से और आपका पेट अंदर चला जाएगा। तो जिनका पेट बाहर है या जिनको ऐसा लगता है कि उनका स्टमक बड़ा है, तो वो ये प्रोसेस से पोछा लगाना शुरू करें। शुरुआत में दिक्कत हो सकती है लेकिन आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे आपका स्टमक बिल्कुल चला जाएगा। और घर के सारे काम करना शुरू कर दीजिए। जिम छोड़ दीजिए, अगर आप जाते हैं तो जिम जाते हैं आप, कुछ ही पर्टिकुलर एक्सरसाइज हम करते हैं। आप घर के सारे काम करिए, बर्तन करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बेड बनाना। इससे क्या होता है ना, पूरे शरीर की एक्टिविटी होती है, लाइक हाथों की, बैक की। अभी मैंने बेड बनाया तो मेरी बैक का भी थोड़ा सा एक्टिविटी हुआ। मैं पोछा लगा रही हूँ, मेरे घुटने का एक्टिविटी हुआ। फुल वीडियो ना मैं आपको इस टॉपिक पे देने वाली हूँ A to Z की कैसे करेंगे आप।